आज हम 11th अकाउंट सब्जेक्ट के अंतर्गत लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। लेखांकन के सिद्धांत व्यवहारों को लिखने एवं वित्तीय विवरण बनाने के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। लेखांकन सिद्धांत रीति रिवाजों, परंपराओं एवं मान्यताओं पर आधारित स्वयं में प्रमाणित सत्य होते हैं। लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत निम्न प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला लेखांकन अस्तित्व या पृथक व्यवसाय का सिद्धांत। व्यवसाय एवं स्वामी का अलग अलग अस्तित्व माना जाता है। व्यवसाय एक स्वतंत्र इकाई है। व्यवसाय का अस्तित्व व्यवसाय के स्वामी, लेनदारों इत्यादि से भिन्न होते हैं। इसी कारण व्यवसाय में व्यवसायी द्वारा लगाई गई पूंजी व्यवसाय के लिए दायित्व मानी जाती है और इसी कारण व्यवसायी जब व्यापार से अपने स्वयं के उपयोग के लिए वस्तु या रोकड़ निकालता है तो हम इसे आहरण मानते हैं। व्यापारिक व्यवहार तथा निजी व्यवहारों का लेखांकन पृथक पृथक करने से व्यवसाय की कार्यक्षमता सही एवं शुद्ध रूप से मापी जा सकती है। अतः व्यवसाय में लेखांकन अभिलेख व्यापार के दृष्टिकोण से अभिलेखित किए जाते हैं, न कि स्वामी की दृष्टि से। यही कारण है कि व्यापार की संपत्तियों एवं दायित्वों का अभिलेखन करते समय स्वामी की व्यक्तिगत संपत्तियों एवं दायित्वों की गणना नहीं की जाती। इसके बाद अब हम आते हैं मुद्रा मापन का सिद्धांत। मुद्रा मापन की अवधारणा से आशय केवल ऐसे सौदों एवं व्यवहारों के लेखा करने से है जिनका मापन मुद्रा में किया जा सकता है। यह मुद्रा से तात्पर्य व्यवसाय संबंधित देश की प्रचलित मुद्रा से है। लेखांकन करते समय व्यवसाय के गुणात्मक एवं भावनात्मक तथ्यों, जिन्हें मुद्रा में व्यक्त नहीं किया जा सकता, भले ही इनका प्रभाव व्यवसाय पर पड़ता हो, इनका लेखा नहीं किया जाता। इसके बाद तीसरा पॉइंट है लेखांकन अवधि का सिद्धांत। व्यवसाय के अनिश्चित काल की मान्यता की तरह लेखांकन के अनिश्चित काल की मान्यता नहीं अपनाई जा सकती। व्यवसाय के हित के लिए समय समय पर उसकी आर्थिक स्थिति, कार्य स्थिति, लाभ हानि की स्थिति का मूल्यांकन आवश्यक है, ताकि समय समय पर व्यवसाय के विभिन्न पक्षकारों को व्यवसाय की आर्थिक स्थिति के संबंध में जानकारी दी जा सके। भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार एक लेखांकन अवधि अधिकतम 18 माह तक की हो सकती है, परंतु सामान्यतः लेखांकन अवधि 12 माह तक की होती है। यह लेखा अवधि वह समय अवधि है जिसके अंत में वर्ष भर में किए गए व्यवहारों के आधार पर लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा तैयार किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं चौथा पॉइंट की ओर, पूर्ण प्रगटीकरण का सिद्धांत। पूर्ण प्रगटीकरण का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि लेखांकन में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों एवं सूचनाओं को निष्पक्षता के साथ सही रूप में प्रकट किया जाना चाहिए। जिन मदों और तथ्यों को वित्तीय विवरणों में सम्मिलित नहीं किया गया है, उन्हें स्थिति विवरण के नीचे टिप्पणी में लिखना चाहिए, जैसे संभाव्य दायित्व, यदि ह्रास विधि, स्टॉक मूल्यांकन विधि आदि में कोई परिवर्तन किया गया है तो इसे स्थिति विवरण के नीचे टिप्पणी में प्रकट कर देना चाहिए। इसी के अंतर्गत विनियोगों का बाजार मूल्य में भी टिप्पणी लिखना चाहिए। वित्तीय व्यवहारों के आधार पर वित्तीय स्थिति, लाभ हानि, साख की स्थिति, भविष्य की वित्तीय कठिनाइयों का पूर्ण प्रकटीकरण लेखांकन के द्वारा किया जाए।
ताकि भविष्य की नीति निर्धारण में इन सूचनाओं के माध्यम से उचित निर्णय लिया जा सके। पूर्ण प्रकटीकरण का आशय यह कतई नहीं है कि व्यावसायिक रहस्य व गोपनीयता को भंग कर दी जाए। इसका अर्थ यह है कि वित्तीय विवरणों के प्रयोग करने वालों को ऐसी पर्याप्त सूचनाएं दी जाए जिनमें वह रुचि रखते हो। पांचवा, सारता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार लेखांकन कार्यों में उन्हीं तथ्यों को प्रदर्शित किया जाता है जो महत्वपूर्ण है एवं वित्तीय व्यवहारों को प्रदर्शित करते हैं जो सूचनाएं महत्वहीन हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है। तथ्यों या सूचनाओं की महत्ता परिस्थितियों पर निर्भर करती है। कोई सूचना विशेष किसी परिस्थिति में महत्वपूर्ण होती है तो दूसरी परिस्थिति में महत्वहीन। अतः वित्तीय विवरणों के निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण के समय इन तथ्यों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, अन्यथा वित्तीय विवरणों पर अनावश्यक भार पड़ता है। वित्तीय विवरणों के निर्माण के समय निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार महत्वपूर्ण मदों को ही महत्व दिया जाना चाहिए, जिनका निर्धारण व्यवसाय के आकार, प्रकृति, उद्देश्य, व्यय तथा प्रबंध संबंधी तथ्यों आदि पर निर्भर करता है। इसके बाद है छठवां पॉइंट, दूरदर्शिता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार लेखांकन में दूरदर्शिता का परिचय देना चाहिए, अर्थात लेखांकन में समय का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि जो सूचनाएं प्रबंध एवं अन्य उपयोगकर्ताओं के समक्ष उपयुक्त समय पर प्रस्तुत की जा सके, जिससे उसकी उपयोगिता बनी रहे तथा महत्वपूर्ण मामलों में आवश्यक निर्णय समय पर लेकर भावी नीतियों एवं योजनाओं का निर्माण किया जा सके। सातवां पॉइंट, लागत या ऐतिहासिक लागत का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय हेतु क्रय की गई संपत्तियों का लेखांकन उसके लागत मूल्य अथवा क्रय मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए। स्थायी संपत्तियों के लागत मूल्य में इसकी परिवहन व्यय, स्थापना संबंधी व्ययों को भी शामिल किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार लागत की प्रकृति ऐतिहासिक है, अर्थात आने वाले वर्षों में भी इसका मूल्य यही रहेगा, बदलेगा नहीं, चाहे उसका बाजार मूल्य कितना भी क्यों न बदल जाए। संपत्ति के प्रयोग के अनुसार हास का प्रावधान भी किया जाना चाहिए, किंतु इस तरह के प्रावधानों का आधार संपत्ति का लागत मूल्य ही होगा, किंतु स्टॉक तथा विनियोग जैसी दशा में संपत्ति का लेखांकन परिवर्तित मूल्य के आधार पर किया जा सकता है। इसके बाद है आठवां पॉइंट, आगम व्यय मिलान का सिद्धांत। लाभ हानि के सही निर्धारण के लिए आय एवं व्यय का ठीक प्रकार से मिलान किया जाना आवश्यक है। उन सब लागतों एवं व्ययों को घटाया जाना चाहिए जो आय अर्जित करने के लिए किए गए हो। कुछ व्यय ऐसे होते हैं जिनका लाभ इस वर्ष के साथ साथ अगले वर्षों में भी प्राप्त होता रहेगा, तो चालू वर्ष की आय में से व्यय का केवल वही भाग घटाया जाना चाहिए जो इस वर्ष से संबंधित है, अर्थात जो इस वर्ष लाभ प्रदान करता है। यदि कोई आय अग्रिम प्राप्त होती है जबकि उसे अर्जित करने का कार्य अगले वर्ष होगा, तो ऐसी प्राप्ति को चालू वर्ष की आय नहीं मानना चाहिए। अतः सही मिलान के पश्चात ही सही लाभ हानि का निर्धारण किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वर्ष विशेष के लाभ या हानि की गणना करने के लिए उस अवधि के सभी आगम, चाहे रोकड़ मिली हो या न मिली हो, तथा सभी व्यय, चाहे रोकड़ भुगतान हुआ हो या नहीं हुआ हो, अभिलेखन किया जाना चाहिए। इसके बाद 9वां पॉइंट, द्विपक्षीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यावसायिक व्यवहारों के दो स्वरूप होते हैं, जिनमें पहला पक्षकार प्राप्तकर्ता होता है तथा दूसरा पक्षकार देयकर्ता होता है। प्रभावित
दोनों पक्षों के खातों में से एक का खाता विकलन तथा दूसरे का खाता समाकलन किया जाता है। 10वां पॉइंट है रूढ़िवादिता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय सुरक्षित नीति का अनुसरण करता है। भविष्य में होने वाली सभी संभावित हानियों की व्यवस्था, आयोजन या प्रावधान कर लेना चाहिए। भविष्य के संभावित लाभों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। इस सिद्धांत के आधार पर अंतिम रहतिया का मूल्यांकन लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य, जो दोनों में से भी कम हो, के आधार पर किया जाना चाहिए। 11वां पॉइंट है प्रमाणक की जांच योग्य वस्तुनिष्ठता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बहियों में लिखे गए प्रत्येक व्यावसायिक व्यवहारों का लिखित प्रमाण होना आवश्यक है। ये लिखित प्रमाण होते हैं बीजक, बिल आदि। प्रमाणकों की वस्तुनिष्ठता का आशय है कि संबंधित प्रमाणक वास्तविक व्यवहार को दर्शाए जाते हैं। दस्तावेजों तथा तथ्यों का प्रस्तुतिकरण निष्पक्ष तथा बिना किसी हेरफेर या परिवर्तन के किया जाना चाहिए। लास्ट पॉइंट है वसूली अवधारणा या आगम पहचान सिद्धांत। लेखाकर्म की इस अवधारणा के अनुसार लाभ उस समय तक अर्जित हुआ नहीं माना जाता जब तक कि वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री नहीं हो जाती। अतः लेखांकन में वस्तुओं के उत्पादित होने पर ही लाभ हुआ नहीं माना जाना चाहिए, चाहे यह निश्चित ही क्यों न हो जाए कि वस्तुएं अपेक्षित लाभ पर अवश्य बेची जा सकती है। यद्यपि बाजार में जो लाभ होते हैं उनका कारण उत्पादन क्रिया ही है, किंतु लेखांकन में उत्पादन क्रिया के बाद ही लाभ अर्जित हुआ माना नहीं जाना चाहिए। लेखांकन में यह माना जाता है कि चूंकि उत्पादन की लागतें बिक्री के बाद ही वसूल होती है, अतः लाभ वास्तविक बिक्री के बाद ही वसूल होगा, यह माना जाता है। इसके बाद लेखांकन प्रमाप। लेखांकन प्रमाप रीति रिवाजों, कानून अथवा पेशेवर संस्थाओं द्वारा लेखाकारों पर लागू की गई आचार संहिता है। लेखांकन प्रमाप आज संपूर्ण विश्व एक व्यावसायिक इकाई का रूप ले चुका है। व्यवसाय का अंतर्राष्ट्रीयकरण एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप विकसित करने का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। लेखांकन प्रमाप की आवश्यकता निम्न बिंदुओं से स्पष्ट हो जाती है। लेखों की प्रस्तुति में एकरूपता तथा प्रामाणिकता लाना ताकि वे विश्वसनीय हो सके। वित्तीय विवरणों को तुलनीयता प्रदान की जा सके। लेखांकन शब्दावली के अस्पष्ट एवं अनिश्चित होने से जालसाजी की संभावना बनी रहती है, जिसे दूर करने के लिए लेखांकन प्रमाप अति आवश्यक माना जाता है। विभिन्न मदों के संबंध में मूल्यांकन आधार प्रदान करने के लिए आवश्यक है। पूर्ण प्रकटीकरण एवं लेखांकन में पारदर्शिता लाने हेतु लेखांकन प्रमाप को आवश्यक माना जाता है। इसके बाद शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।